नमस्कार साथियों। ऑप्टिक्स क्लास के करंट न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि बंगाल में तख्ता पलट और ये धधकता ज्वलंत मुद्दा है आजकल का। ठीक है। हाँ, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके भारत के लिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है। कहते हैं कि आपका घर तभी सुरक्षित है जब आपके पड़ोस वाले भी सुरक्षित हों। अगर पड़ोस में कुछ हो रहा होगा ना, तो आप सुरक्षित नहीं रह सकते। तो इसके लिए ये जानकारी हमारे लिए बहुत क्या मायने रखती है कि हमारे आसपास पड़ोस में क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारा जो देश है ना, उसके आसपास में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हमारे आसपास में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जो कि हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। कहते हैं कि पड़ोसी जब आपका सही नहीं हो ना, तो आपका घर सुरक्षित नहीं है। ठीक है। तो आजकल का जो ये टॉपिक चल रहा है बंगाल में तख्ता पलट, वो हमारा जो क्या है, बॉर्डर लगता है। भारत का सबसे लंबा बॉर्डर जो लगता है ना, वो बांग्लादेश के साथ ही लगता है। तो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस चीज़ों के बारे में जाने समझे क्या रीज़न है और उससे कैसे बचे। एज ए देशवासी, एज ए देश, हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। ठीक है। अगर हाल फिलहाल में देखेंगे तो भारत के आसपास में कोई कहीं भी जो देखा जा रहा है, जो पड़ोसी कंट्री है, वहाँ पे उथल पुथल मचा हुआ है। कुछ दिन पहले आपने श्रीलंका में देखा होगा, इसके कुछ दिनों के बाद देखा होगा मालदीव में, जो कि सबसे हमारा अच्छा मित्र था। वहाँ पे सरकार चेंज हो जाती है, वो चाइना के इन्फ्लुएंस में चला जाता है। इसके बाद पाकिस्तान, तो मतलब कि आज़ादी से ही देख ही रहे हो, उसका तो जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम भारत के खिलाफ ही रहेंगे। ठीक है। इसके बाद म्यांमार में देखोगे तख्ता पलट हुआ है। ये सभी देखोगे ना, तो आसपास की कंट्री है, हमारे सब हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। और सबसे जो करीब, जिसका बॉर्डर हमारे से सबसे लंबा लगता है, 4096 किलोमीटर, बांग्लादेश, वहां पे तख्ता पलट हो गया है। नेपाल में देखोगे तो नेपाल का अलग सुर है, वो भी चाइना का राग अलाप रहा है। तो ये किसी भी देश के लिए, आसपास की जो कंट्री है ना, अगर इस तरह के सुर लगा रहे हो, तो हमारे लिए खतरनाक, खतरे की घंटी है। ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे कि बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ तख्ता पलट। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है ना, वो आज का ही सिर्फ मुद्दा नहीं है। क्योंकि हम लोग नए हैं ना, तो हमें क्या लग रहा है कि ये आज एक मुद्दा उठा और बांग्लादेश में ही हो गया। जी नहीं। बांग्लादेश का जो आज़ादी हुआ है ना, वो खून की आज़ादी है, वो खून पे ही है। उसका कोई बैठक से समझौता नहीं हुआ है, उसका कोई राजनीतिक समझौता नहीं हुआ है दो कंट्री के बीच में कि चलिए हम अलग होते हैं। जी नहीं, कत्लेआम है, हजारों हजारों क्या, लाखों हिंदुओं का, खास करके हिंदुओं का उसमें। ठीक है ना। और बंगाली मुसलमान की जो बात करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू। उनकी उनके जो कत्लेआम है ना, उस पर ही बांग्लादेश बना हुआ है। हमें ये सब हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है ना। तो जिसकी शुरुआत ही होती हो क्या, कत्लेआम से। ठीक है। अब जब बांग्लादेश बन जाता है ना, तो इसके बावजूद भी कुछ हालात ठीक ठाक नहीं रहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे कि बांग्लादेश में से क्या रीजन है कि तख्ता पलट हुआ। और ये रीजन सिर्फ आज के नहीं है, पहले से ही जुड़ा हुआ है, और ये आगे होते हुए भी रहेंगे अगर बांग्लादेश अपने आप को नहीं सुधारा तो। ठीक है। चलिए, तो आइए हम देखते हैं कि बांग्लादेश का क्या रीजन रहा है। देखिए, पहली बात, एक तो कम्युनल रीजन पे आते हैं। सांप्रदायिक रीजन क्या है इसका। देखिए, सांप्रदायिक रीजन में समझते ही हैं, हिंदू और मुस्लिम। हाँ। देखिए, 1951, मतलब कि जस्ट भारत के आज़ादी के बाद, बांग्लादेश में देखेंगे तो 23% हिंदू थे। बांग्लादेश में 23% हिंदू थे। 1971 में जब उस समय क्या है ना, उस समय ये पाकिस्तान से मिला हुआ था। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान से ये मिला हुआ है, क्योंकि जब आज़ादी मिली थी हम लोगों को, ठीक है, और साथ में पाकिस्तानियों को आज़ादी मिली, तो क्या हुआ, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है ना, ये पहले जो था ना, ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान ही बाद में जाके बांग्लादेश बन जाता है। ओके। तो उस समय 1951 में यहाँ हिंदू की आबादी कितनी थी, देख लेंगे यहाँ पे, 23%। 71 में 13% हो जाती है, और 2022 का आंकड़ा क्या है, यहाँ पे लगभग 8% हिंदू बचते हैं। क्या रीजन है यहाँ पे, ये है आपका कम्युनल रीजन। ठीक है। कम्युनल रीजन, या तो वहाँ पे बहुत कत्लेआम हुआ, साथ में वहाँ पे कन्वर्जन हुआ, और साथ में बहुत सारे बांग्लादेशी जो थे यहाँ पे आ गए। करीब 1 करोड़ शरणार्थी जो है ना, बांग्लादेश से आके भारत में, बंगाल में रह रहे हैं।
ठीक है, ये कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे राजनीतिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसका भी जड़ जो है ना कम्युनल ही है। बांग्लादेश पूरी तरह से फंसा हुआ है ना कि मेरा एथनिसिटी क्या है, मेरा आइडेंटिटी क्या है, बांग्लादेश उसी में फंसा हुआ है। वो अपने आप को ढूंढ ही नहीं पा रहा है। कैसे नहीं ढूंढ पा रहा है? बांग्लादेश में 1,70,00,000 के आसपास वहां पे क्या है, हिंदू है। ठीक है, तो हिंदू आइडेंटिटी हो गई। मुस्लिम की जो आइडेंटिटी है उसमें कुछ है बंगाली मुस्लिम और कुछ है पंजाब वाले मुस्लिम। अब पंजाब और बंगाली वाले, जो पंजाब वाले मुस्लिम है वो पाकिस्तान को फेवर करते हैं, और बंगाली मुस्लिम है वो बांग्लादेश में रह के ही अपना आइडेंटिटी बोलते हैं कि हम बंगाली बोले छे। अब इसमें बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा आइडेंटिटी क्या है, और इसके लिए वो लड़ते पड़ते रहते हैं। और यही जो आधार है ना, सांप्रदायिक आधार है, यही राजनीतिक रूप में आ जाता है। यही सांप्रदायिक आधार जो है राजनीति के रूप में ले लेता है। ठीक है, तो पहले तो देख लिया हम लोग कि सांप्रदायिक आधार क्या है। राजनीतिक रूप में आते हैं, देखिए क्या होता है। 1900 जब भारत आजाद हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान बना और ईस्ट पाकिस्तान बना। ठीक है, अब वेस्ट पाकिस्तान में ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो मुस्लिम है ना, यहाँ पे मुस्लिम ये ज्यादातर पंजाब वाले हैं और ये उर्दू बोलने वाले थे। ठीक है, इधर आएंगे ना तो इधर ये ज्यादातर क्या है, यहाँ पे मुस्लिम भी हैं लेकिन वो कौन से हैं, बंगाली आइडेंटिटी वाले हैं। इनका अपना ही एक अलग कल्चर है, बंगाली है। ठीक है, साथ में उस समय हिंदू भी बहुत ज्यादा थे यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो हिंदू थे ना बहुत पढ़े लिखे लोग थे। हिंदू जो थे यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग थे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है, उस समय जनसंख्या भी बंगाली मुस्लिम यहाँ पे ज्यादा है, जनसंख्या भी ज्यादा है। तो 1971 में क्या होता है, अब ये क्या करते हैं ना, इसके ऊपर टॉर्चर करते हैं। यही अपना ही पाकिस्तान खुद इसके ऊपर टॉर्चर करता है। हम पूरा आपको कहानी बता रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश में जो हुआ है उसका रीजन क्या है। ठीक है, इसी के ऊपर क्या करने लगते हैं, ये टॉर्चर करने लगते हैं। इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पे दोनों वक्त चुनाव होते हैं। 1971 में जब चुनाव होता है ना, 1971 में जब चुनाव होता है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है और जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा शेख मुजीबुर रहमान जो है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान जीत जाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान जीत जाते, और ये बंगाली थे, मुसलमान थे। अब वहां पे पश्चिमी पाकिस्तान वाले हैं, इनको नहीं बनाते हैं पीएम, वहां के इनके वहां के पीएम नहीं बनाते हैं। इसके एवज में ये क्या करते हैं, इसके एवज में वहां पे आंदोलन चलाना शुरू कर देते हैं। सारे हिंदू भी इनके साथ आ जाते हैं, मुस्लिम बंगाली साथ में आ जाते हैं। अब उसके एवज में जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो क्या करता है, यहाँ पे आके और बता रहे हैं लाखों महिलाओं को रेप कत्लेआम किया था यहाँ पे। ये हिस्ट्री में क्यों नहीं एनालिसिस हुआ है, क्यों लिखा नहीं गया है, भगवान जाने। लेकिन लाखों महिलाओं, रातों रात देखते ही पता है यहाँ पे 5 से 8 लाख महिलाएं जो थे वहां पे बांग्लादेशी जो थे ये भारत में शरण मांगने आ गए। ठीक है, तब इंदिरा गांधी और ये भाई साहब मिल के, ठीक है ना, ये अपना मुक्ति वाहिनी बनाते हैं। ठीक है, मुक्ति वाहिनी और इंडियन आर्मी के साथ मिल के क्या कर देते हैं, लड़ाई लड़ लेते हैं पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो होते हैं। लड़ाई लड़ने के बाद क्या होता है, वहाँ पे उनकी हार होती है, और हार होने के बाद 1971 में बांग्लादेश बनता है और ये उसके पीएम होते हैं। शेख मुजीबुर रहमान पीएम होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश बन गया खून की होली खेल के। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा उस समय इनके साथ जो आर्मी जनरल थे, ये देखिए ये जियाउर रहमान है। आगे आने वाले अब आगे जब आएगा ना तो इनकी कहानी चर्चा होगी। जब ये लड़ रहे थे मुक्ति वाहिनी में तो इनके आर्मी जनरल कौन थे, जियाउर रहमान थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी समय वहां पे पार्टी था एक जमाते इस्लामी। ठीक है, जमाते इस्लामी भी बांग्लादेश में पार्टी था और वो फेवर कर रहा था कहाँ पे, पाकिस्तान को फेवर कर रहा था। अच्छा एक बात देखिएगा, एक ध्यान देने वाली बात है कि बांग्लादेश जो यहाँ पे है ना, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा बिहार है। ठीक है, ये बांग्लादेश यहाँ पे ऐसे इंडिया के ऐसे इसमें कोने में घुसा हुआ है ये बांग्लादेश। ठीक है, और ये बिहार है। जब 1947 से बंटवारा हुआ ना तो बिहार वाले को यहाँ जाना बहुत दूर पड़ रहा था। ठीक है, बिहार वाले मुस्लिम को यहाँ जाना बहुत दूरी पड़ रहा था, तो उन्होंने सीधे क्या किया गया, एंटर करके यहाँ पे आ गए
और ये जो बिहारी मुसलमान थे ना, ये उर्दू बहुत अच्छे से समझते थे। बंगाल वाले इस्लाम जो थे ना, उर्दू नहीं समझते थे, और ये बहुत अच्छे से उर्दू समझते थे। और ये यहाँ पे आ गए, और यही पता है बिहारी मुस्लिम ही क्या थे, जमात इस्लामी में शामिल थे। और ये क्या करते थे, पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, क्योंकि उर्दू मैच करता था। अब देख रहे हो यहाँ पे कितना कॉम्प्लेक्सिटी है। हिंदू है, मुसलमान में ही, बंगाल में बंगाली मुसलमान और पंजाबी मुसलमान है, उर्दू बोलने वाले और बंगाली बोलने वाले, इसी में फंसा हुआ है बांग्लादेश। ठीक है, तो जमात इस्लामी ये नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश बने, ये पाकिस्तानी आर्मी को उस समय सपोर्ट करते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए जब बांग्लादेश बना ना, तो बांग्लादेश में इन्हें रजाकार कहने लगा। रजाकार का मतलब होता है ट्रेटर, गद्दार, इनको गद्दार कहा जाने लगा। और ध्यान रखिएगा, आजकल का जो तख्ता पलट हुआ है ना कुछ दिनों पहले, ये रजाकार शब्द ही पता है शेख हसीना को जो ना हो वो करवा दिया है, ये रजाकार वर्ड यूज की है। आगे बताएंगे कैसे। 1971 में जैसे ही सरकार बनता है ना, तो इस पार्टी को क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, क्योंकि ये सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। ठीक है जी, अब देखिए 1971 में जब ये बन जाते हैं, तो अब यहीं से आपका जो अभी लड़ाई हुआ है ना आरक्षण को लेके, ये उसकी शुरुआत यहीं से होती है। देखिए कैसे शुरुआत होती है। मुक्ति वाहिनी से जुड़े लोगों को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया गया, तथा सरकारी नौकरी में क्या हो गया, 30% का यही आरक्षण दिया गया कि जिन भी फैमिली के लोगों ने, ठीक है ना, बांग्लादेश के आज़ादी में मदद किया है, उनकी फैमिली को क्या किया गया, फ्रीडम फाइटर का दर्जा देके और 30% आरक्षण दे दिया गया। बाद में इसमें भी बहुत भ्रष्टाचार होता था, पैसा दे दे के पता है फ्रीडम फाइटर में घुस जाते थे कि हम भी लड़े थे, हमारा परिवार लड़ा था। इसमें बहुत धांधली होता था, करप्शन का भी मुद्दा बन गया था। तो उस समय लाया गया कि जो भी जुड़े हुए थे स्वतंत्रता सेनानी 30% बनेगा। अब देखिए, अब बांग्लादेश जो आर्मी है उसी में दो गुट बन जाता है। एक तो मुक्ति वाहिनी वाले गुट, अब बांग्लादेश में एक मुक्ति वाहिनी वाले गुट है जो लड़े थे आर्मी में, और एक जो पाकिस्तान आते जाते रहते थे, क्योंकि पाकिस्तान से तो रिलेशन था बांग्लादेश आर्मी का शुरू से भी। तो ये दो गुट बन जाते हैं। तो एक को तो बहुत अच्छा मिलता है सपोर्ट, लेकिन वही गुट में नहीं मिलता है। अब ये दो ग्रुप बनेगा कहाँ पे, वहाँ पे बांग्लादेश के आर्मी में। अब जैसे ही बांग्लादेश आज़ाद होता है ना, तो वहाँ पे बहुत कुछ होता नहीं है, तुरंत अलग हुआ है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, ठीक है, करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इनके खिलाफ तुरंत ही क्या होता है, वहाँ पे बेरोजगारी आ जाती है, आवाज़ उठने लगती है। आर्थिक स्थिति के कारण तुरंत ही 1975 में क्या होने लगता है, आज़ाद होने विद्रोह होने लगता है। इसके एवज उन्होंने क्या करते हैं कि अब आवाज़ उठ रहा है तो हो सकता है कि दूसरा पार्टी आ जाए, मेरी सत्ता चले जाए। शेख मुजीबुर रहमान ऐसा सोचते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वन पार्टी सिस्टम लाने को सोचते हैं कि एक ही पार्टी रहेगा, उसके नीचे सारा पार्टी रहेगा, मतलब हम ही एक पार्टी रहेंगे। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वन पार्टी सिस्टम लाने के लिए सोचते हैं, जिसको बक्सल अवामी बोला जाता है, जिसको बोले बक्सल अवामी। अब ये जैसे ही ये घोषणा करते हैं, वहाँ पे उथल पुथल मच जाता है। और तब क्या होता है, बांग्लादेश के आर्मी ही किसके सपोर्ट से, कनाडा और अमेरिका के सपोर्ट से, ठीक है ना, बांग्लादेश का आर्मी ही 15 अगस्त 1975 को इनको घर में ही इनके 17 परिवार जो होते हैं उनके साथ मार देते हैं। 17 परिवार को, ठीक है ना, मार देते हैं। ठीक है, इसीलिए देखिएगा 15 अगस्त को वहां पे शोक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शोक दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। तो इनकी तो मृत्यु हो गई 1975 में। अब वहाँ पे क्या हो गया, अचानक ये मारे जाने के कारण वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे आजकल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है ना, शेख हसीना भारत आ गई हैं, तभी तो कोई है नहीं वहाँ पे, उस समय वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जैसे ही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है। अच्छा, पूछेंगे कि सर शेख मुजीबुर रहमान मारे गए 17 परिवार, तो इनकी बेटी जो शेख हसीना, उन्हीं की बेटी है, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना, वो बच गई। वो इसलिए बच गई कि वो इटली गई हुई थी अपनी बहन के साथ। 2 बहनें हैं इनकी, दोनों बहनें इटली गई हुई थी, इसके कारण बच गई थी। फिर वहाँ के आने के बाद इंदिरा गांधी बहुत दिनों तक उनको रखी, भारत में 6 साल तक रही थी। इसीलिए शेख हसीना का बॉन्ड जो है ना बहुत अच्छा इंडिया के साथ है, इंडिया ने उनको बहुत मदद किया है। ठीक है, तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है ना, तब देखिए यही जियाउर रहमान, जो शेख मुजीबुर रहमान का उस समय बांग्लादेश की आज़ादी में आर्मी जनरल था, यही जियाउर रहमान फिर से 1975 में आता है पिक्चर में और सत्ता पे काबिज हो जाता है। और 1977 में यही क्या करता है, बीएनपी पार्टी बनाता है। आजकल जो शेख हसीना के बाद अगर कोई वहाँ पे बड़ी पार्टी है ना, यही बीएनपी पार्टी है, जियाउर रहमान जो बनाया जाता है। और इसी की बेटी है खालिदा जिया,
जो अभी देखिएगा चुनाव होगा तो वही शासन में आएगी, और ये पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। इन्हीं की बेटी है, बीएनपी पार्टी है, इन्हीं के बनाया हुआ पार्टी है, और इन्हीं की बेटी है खालिदा जिया, अभी जेल में है, शेख हसीना ने डाल दिया था उनको, ठीक है। तो वहां पे जब शेख मुजीबुर रहमान की मृत्यु होती है तब ये आ जाते हैं, ये सत्ता चलाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जमाते इस्लामी को जो उस समय बैन किया गया है ये हटा देते हैं, यानी पाकिस्तानी प्रो है बीएनपी पार्टी, ठीक है। 1981 में इनको भी मार देता है आर्मी वालों ने, ठीक है, इनको मार दिया, और आर्मी चीफ कौन बन जाता है, इरशाद। अब ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश 1971 में बना है, और देखिए क्या हो रहा है, 1981 आते आते 10 साल में वहां पे आर्मी जनरल मारे गए, शेख मुजीबुर रहमान मारे गए। कब बांग्लादेश कब सही रहा है? हम लोग जो आज बोलते हैं कि बांग्लादेश में ये हो गया, अभी देखते जाओ बांग्लादेश कब अस्थिर रहा है, ठीक है। 81 में मार दिया गया, आर्मी चीफ इरशाद को राष्ट्रपति बन गए। अब क्या होता है, जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं ना, तब ये दोनों आती है पिक्चर में। ये है शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, और ये है खालिदा जिया, जो आर्मी जनरल था ना जियाउर रहमान, उसकी बेटी। ये दोनों मिलती हैं, और इरशाद जो ये राष्ट्रपति बना होता है, इसके खिलाफ वहां पे जनता के बीच में बोलती है कि डिक्टेटर है, डिक्टेटर है, डिक्टेटर है। और जो आज हुआ है ना, शेख हसीना कैसे भाग के बाहर आई हैं, विदेश क्या इंडिया में भाग के आई हैं, उस समय ऐसा ही होता है, ठीक है ना, 1990 में। और इरशाद क्या होता है, यहाँ से भाग के चला जाता है किसी और कंट्री में, ठीक है। अब तब वहां पे ये दोनों पॉलिटिक्स में एंट्री होती है शेख हसीना और खालिदा जिया की, ठीक है। शेख हसीना और खालिदा जिया की एंट्री होती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अब शेख हसीना और खालिदा जिया कौन है, ठीक है। शेख हसीना और खालिदा जिया कौन है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों इलेक्शन लड़ती हैं यहाँ के, अब तो दोनों हो गई, ये दोनों इलेक्शन फिर लड़ेंगी, और दोनों जब इलेक्शन लड़ेंगी ना, तो 30% वोट इनको मिलेगा, ठीक है, 30% या का वोट, 40% वोट इनको मिलता है, 40% के आसपास वोट इनको मिलता है, ऐसे ही कुछ वोट इनको मिलता है दोनों को, ठीक है, या 30-30। और जो बाकी वोट है ना, किसको मिलता है, जमाते इस्लामी को मिलता है, ठीक है। और जमाते इस्लामी क्या करता है, जमाते इस्लामी क्या करता है, जो वोट जमाते इस्लामी को 20% या 30% मिला होता है, वो इनको सपोर्ट कर देता है, और फिर सत्ता में कौन आ जाती है, बीएनपी पार्टी खालिदा जिया। अब क्या होता है, शेख हसीना शुरू कर देती हैं इनके खिलाफ कैंपेन, ठीक है, इनकी पार्टी में। अब ये पाकिस्तान प्रो हो गई है, ये तो पाकिस्तान प्रो है ही जमाती इस्लामी, और ये अब ये क्या होगा, ये अब जनता के बीच में बोलती हैं जाके डिक्टेटर है, डिक्टेटर है, डिक्टेटर है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, ठीक है। और बाद में फिर ये सत्ता में आ जाती हैं शेख हसीना, फिर इनको वहाँ पे बांग्लादेशी हटा देते हैं, और शेख हसीना फिर क्या आती है, यहाँ पे पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही उनकी एंट्री हो जाती है ना, तो जो आरक्षण, जो मुक्ति वाहिनी को जो दिया गया था 30% हटा दिया गया था, ये फिर क्या कर देती हैं, लागू कर देती हैं शेख हसीना, फिर लागू कर देती हैं कि आरक्षण लागू रहेगा, जो हटा दिया गया था 30% वहां पे फ्रीडम फाइटर को जो दिया जा रहा था, ठीक है। अब देखिए 2001 के आसपास में फिर खालिदा जिया फिर पीएम बन जाती है, ठीक है। अब ऐसे ही टर्न बाय टर्न चल रहा है, ठीक है। इसी बीच में एक व्यक्ति देखेंगे, ये है जिसका नाम आप लोगों को सुना होगा, ये है मोहम्मद यूनिस, अभी जो बांग्लादेश में इंतरिम गवर्नमेंट बना हुआ है, ठीक है ना, बांग्लादेश में जो इंतरिम गवर्नमेंट बना हुआ है वो अभी यही संभाल रहे हैं। ये आदमी पढ़ता रहता है उस समय कहाँ पे, अमेरिका में, मोहम्मद यूनिस, ठीक है। और पढ़ते 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 अच्छा इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है ना। बाद में खालिदा जिया इसको ले आती है बांग्लादेश में, खालिदा जिया जब 2001 में पीएम बनती है तो इसको लेके आती है, तो ये बहुत वहाँ पर अच्छा इनिशिएटिव बताते हैं कि कैसे कैसे करना है काम, ताकि बांग्लादेश आगे बढ़े। लेकिन उसी दौरान क्या होता है ना, एक पेपर लीक हो जाता है, विकीलीक उस समय होता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट रिलीज होता है कि ये आदमी अमेरिकी जो राजदूत है, इसको एक लेटर लिखे रहता है कि आप ये दोनों जो औरत हैं जो पॉलिटिक्स में, शेख हसीना और खालिदा जिया, इसको बाहर कराओ किसी तरह से। और ये पेपर लीक हो जाता है। इसके बाद 2006 में जो आती हैं कौन, शेख हसीना, 2001 में तो खालिदा जिया, 2006 में शेख हसीना आ जाती हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के बाद इस पर गुस्सा आ जाती हैं और क्या पकड़ के जेल में डाल देती हैं। अब इसको जेल में डालती हैं
तो अमेरिका का सपोर्टर आदमी, अमेरिका उस समय क्या किया रहता है, पद्मा नदी जो है ना, पद्मा नदी बांग्लादेश में, ये ये जो बांध बना रहता है ना, अमेरिका का सपोर्ट से बनता है। अमेरिका क्या करता है, यहाँ से अपना सपोर्ट सिस्टम खींच लेता है, हम नहीं देंगे, हम नहीं बनाएंगे। अब इसी के चक्कर में शेख हसीना और गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि ये जो ऐसा आदमी है ना, इसको क्या करना चाहिए, पद्मा नदी में डुबाना चाहिए, और जब ये मरने लगे तो फिर उठाओ, फिर डुबाओ इसको। शेख हसीना इतना गुस्से में आ जाती हैं और जेल में डाल देती है। फिर ये भाग के आदमी चला जाता है कहाँ पे, उसी समय अमेरिका भाग के चला जाता है। समझ में आया? तो ये है यूनिस खान, मोहम्मद यूनिस, जो अभी इंट्री गवर्नमेंट संभाल रहा है, इसको अभी बताना जरूरी था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए खालिदा जिया वहाँ से 2006 में आती है, फिर 2000, फिर इसके बाद फिर 2005 साल के बाद 2011 में आ जाती है, ठीक है। इस तरह से चलते रहता है और वहाँ पे एक विद्रोह चलते रहता है, हमेशा विद्रोह चलते रहता है, ये कभी भी सही नहीं रहे हैं, वहाँ पे विद्रोह चलते रहता है शेख हसीना के पीएम बनने के बावजूद भी। 2008 में जब फिर बनती है, फिर जमाते इस्लामी को बैन कर देती हैं, जमाते इस्लामी को फिर बैन कर देती हैं, ठीक है। अब आता है 2018 के आसपास, 2018 में जब शेख हसीना पीएम बनती है ना, तो वहाँ पे क्या बोलती हैं कि देखिए एक केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है वहाँ पे बांग्लादेश में क्या होता है कि जब चुनाव होगा, अब यहीं से आपको समझ में आएगा कि अब क्या होने वाला है। आज का जो मुद्दा है उसका तत्कालिक कारण, आजकल जो बंगाल जल रहा है ना बांग्लादेश, उसका तत्कालिक कारण आज के अभी से समझ में आएगा। देखिए जब शेख हसीना का देखती हैं कि विद्रोह बहुत बढ़ रहा है, ठीक है ना, शेख हसीना के खिलाफ में, वहाँ पे जो गारमेंट्स वाले हैं ना, कपड़े बनाने वाले, रंगीन कपड़े बनाने वाले, वो भी इनके खिलाफ विद्रोह करते हैं कि हमारा पैसा बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ। लेकिन ये पैसा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि पैसा बढ़ाएंगी काम जो गारमेंट्स फैक्ट्री में जो काम करते हैं, अगर वहाँ पे काम बढ़ाएंगी तो सारे उठ के कहाँ चले जाएंगे, चले जाएंगे वियतनाम में। इसके लिए बढ़ाती नहीं है, तो वहाँ विद्रोह को तो मारपीट के शांत कर देती हैं। इसके बाद तो इस तरह से शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह उठते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, उठते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, शांत नहीं है कभी विद्रोह वहाँ पे। 2018 में आती है तो क्या बोलती हैं, वहाँ पे एक केयर टेकर गवर्नमेंट की व्यवस्था होती है। कहने का मतलब कि जब चुनाव होगा ना, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ही आपका होगा चुनाव, तो दोनों जो विपक्षी होगी और पक्ष वाले दोनों हट जाएंगे और एक न्यूट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे बनाया जाता है कि जब तक चुनाव हो नहीं होता है तब तक आप ही चलाओगे, ठीक है। शेख हसीना क्या करती हैं कि इस सिस्टम को हटा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं पूरे देश में तो अदर कंट्री में हमारा जो पड़ोसी भारत ही है, वहाँ पे तो ऐसे नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन चुनाव करता है, तो ये केयर टेकर फेयर टेकर गवर्नमेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। सीधे इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन कराएगा। इसके चक्कर में क्या होता है ना, वहाँ पे पूरा विपक्षी पार्टी क्या करता है, बैकआउट कर देता है। क्या होता है, बैकआउट कर देता है, और बैकआउट करता है इलेक्शन, तो ये अकेले ही चुनाव लड़ जाती हैं और अच्छा बहुमत से ये जीत के आ जाती हैं, ठीक है। जब ये जीत के आ गई 2022-23 में, तो क्या होता है, हाईकोर्ट एक गवर्नमेंट हाईकोर्ट पास कर देता है कि 2018 में जो विद्रोह हुआ था ना, तो वहाँ पे फिर से एक बार हटा दिया गया था रिजर्वेशन को। अब हाईकोर्ट वहाँ पे घुस जाता है और बोल देता है कि नहीं, ये असंवैधानिक है, आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब यहाँ से क्या होता है, शुरू होता है विद्रोह। बोला जाता है कि आप तो जीत के आई है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दीजिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दीजिए। अब ये मानती नहीं है। अब देखिए यही 3 बंदा है जिसके कारण शेख हसीना को क्या हुआ, बांग्लादेश से बाहर भागना पड़ा, ठीक है। अब ये मानती नहीं है, तो यही 3 बंदा ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेस्ट करता है इसके खिलाफ कि नहीं होना चाहिए, कि हटाइए यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, ठीक है ना, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है बांग्लादेश में। तो ये बोलती हैं, तो ये सब क्या होता है, शुरू करता है ये सब क्या, प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट शुरू होता है यहाँ पे ना, तो धीरे धीरे अदर कॉलेज में बढ़ जाता है। अब अदर कॉलेज में बढ़ने से एक बार में बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। अब इसके चक्कर में क्या होता है, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए शेख हसीना की पहला जो कदम है, शेख हसीना पहले आती हैं और बोल देती हैं कि पहला स्टेटमेंट जो बोलती हैं शुरुआती दौर में जब ये उठा था जब मामला, तो शेख हसीना बोलती हैं कि देखिए आरक्षण मुक्ति वाहिनियों को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा। अब जैसे ही ये रजाकार वर्ड यूज होता है ना, छात्र एकदम बौखला जाते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि आरक्षण हटाइए और हमें आप रजाकार कर रही हैं। रजाकार बांग्लादेश में बहुत खराब ले आता है, गद्दार टाइप का, ठीक है ना। बांग्लादेश की आज़ादी में जो गद्दार थे ना, पाकिस्तान को सपोर्ट किए थे, तो छात्र और गुस्सा जाते हैं
ये क्या मतलब है? हम एक मुद्दे की मांग कर रहे हैं कि आरक्षण हटाइए वहाँ से, ठीक है? और आप हमें गद्दार कह रही हैं। अब इसके चक्कर में और उबाल हो जाता है शुरुआती दौर में। अब जब ये पूरा आंदोलन जब बढ़ता है ना, तो शेख हसीना को शुरुआती में लगता है कि नहीं, हम कंट्रोल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसके चक्कर में ये क्या करते हैं, तीनों को अचानक पता है रातों रात ये गायब हो जाते हैं। जब ये रातों रात गायब हो जाते हैं, कहीं मिलते नहीं है, तो लोग सब, जब स्टूडेंट है वो जाता है पुलिस स्टेशन में, बोलता है कि हमारे पास भी नहीं है। तो पता है इसमें से एक जो बंदा है ना, वो जब पुलिस अरेस्ट करती है तो पुलिस का वीडियो बना लेता है और वो वीडियो वायरल कर देता है। तब पता चल जाता है कि शेख हसीना ने इन तीनों को क्या करती है, किडनैप कराई हुई है। ठीक है, अब इसके चक्कर में और विद्रोह शुरू होता है। अब ये विद्रोह को रोकने के लिए क्या करती है, किसी दिन लाश मिलता है रोड पे, लाश नहीं मिलता है, बेहोशी हालत में ये तीनों मिलते हैं रोड पे। अब इसके जब स्टूडेंट देखते हैं कि ऐसी हालत छात्रों के साथ कर रही है, मार के पता है इनका हालत खराब कर दिया था, ये बेहोश पड़े हुए थे। अब वहां से स्टूडेंट क्या करते हैं, टांग के ले जाते हैं, कहाँ पे, हॉस्पिटल इसको ले जाते हैं, वहां पे इनका इलाज चलता है। अब जब ये देख के इतना खून खोलता है कि अब बच्चे सब रोड पे आ जाते हैं। ठीक है, अब शेख हसीना को क्या लगता है कि नहीं है, इनको तीनों को गायब करना होगा फिर से। तो फिर से शेख हसीना सिक्योरिटी रीजन को देके हॉस्पिटल से इसको उठा लेती हैं। इन तीनों को हॉस्पिटल से शेख हसीना उठवा ली और हॉस्पिटल से उठवा के इनको फिर मारा जाता है और फिर जबरदस्ती एक इंटरव्यू दिलवाया जाता है कि तुम कहो कि प्रोटेस्ट रोक दीजिए, जो आपकी मांग है पूरी कर दी जाएगी। लेकिन वो मार मार के इनको बुलवाया जाता है। अब इसके खिलाफ में जनता को उससे क्या होता है ना, विश्वास नहीं होता है, तो और विद्रोह शुरू हो जाता है। तो इसके एवज में क्या करती है ना शेख हसीना, अपने पार्टी के कुछ लड़कों को भेज देती है, इनके भी पार्टी में तो समर्थक हैं, कि जाओ तुम लोग शांत करो रोड पे। अब इसके चक्कर में दोनों की टकराहट हो जाती है, शेख हसीना के पार्टी और ये जो पार्टी है, और इसी के चक्कर में बहुत मौतें होती हैं। जब ये नहीं अब कंट्रोल होता है तो फिर तीनों को छोड़ती है। अब जब ये तीनों को छोड़ती है ना, तब ये क्या होता है, ये आते हैं और तब बताते हैं कि हमारे साथ ये इंजेक्शन देते थे, सरिया से हमको मार मार के ये सब बुलवाए हुए हैं कि तुम इंटरव्यू में बोलो कि शेख हसीना ने आरक्षण हटा दिया है, प्रोटेस्ट ना करें, ये सारा बात बोलते हैं। अब इसके चक्कर में क्या होता है, स्टूडेंट क्या पूरे जो और भी जो लोग थे ना स्टूडेंट के अलावा, वो सब क्या होते हैं, सपोर्ट में आ जाते हैं इन लोगों के। और तब ये आते हैं कि अब जो है वह बांग्लादेश का पार्लियामेंट का हम घेराव करेंगे। अब क्या करेंगे, बांग्लादेश के पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। तब वहां पे आर्मी क्या करती है, बोलती है इनको, किसको, शेख हसीना को, कि अब यहाँ से आपको जाना होगा वरना आप बचेंगे नहीं। यहाँ पे आपके पास 45 मिनट का समय है, 45 मिनट में आपको इस देश से निकल जाना है। तब ये क्या करते हैं ना, भारत को ये फ़ोन करती हैं कि एक काम कीजिए, यहाँ पे हमारे यहाँ प्रोटेस्ट रुकवा दीजिए। भारत बोलता है कि नहीं, हम आपका, ये आपके देश के मैटर है, आपका इंटरनल मैटर है। कोई बाहरी अगर आया हुआ था 1971 में, जैसे कि पाकिस्तान वहाँ पे कर रहा था, अगर कोई बाहरी आया होता और इस तरह के मुद्दे होते, आपकी जनता आपके खिलाफ ही किए हुए है, तो इसमें हम नहीं पड़ेंगे। तो बोलती हैं कि ठीक है, हमें एसाइलम दीजिए, शरण दीजिए, हम वहाँ आना चाहते हैं। तो हाँ, तब भारत ने ये बोल दिया था कि ठीक है, हाँ आपको हम लेके आते हैं। लेकिन आर्मी से कहती हैं कि ठीक है, हम रिजिग्नेशन देना चाहते हैं और साथ में हम देश को संबोधित करना चाहते हैं। आर्मी बोलता है कि देश को संबोधित करने का समय नहीं है, चुपचाप रिजिग्नेशन दीजिए और निकलिए यहाँ से। तो ये देश को संबोधित भी नहीं इनको करने दिया जाता है और फिर यहाँ से भारत का राफेल उड़ता है, ठीक है, और वहाँ से फिर इनको लेके कहाँ पे, भारत आता है। तो देखिए, ये जो अभी चला है ना, ये जो नौटंकी, ये चलते ही आ रहा है। जब से बांग्लादेश को आज़ादी मिला है ना, तब से ये चलते आ रहा है। अब देखिए, अब भारत के पास क्या लगता है, अगर शेख हसीना को दे दे वहाँ पे, तो तय बात है ना कि शेख हसीना को इतना केस डालेंगे और इनको फांसी पर चढ़ा देंगे। ठीक है, दूसरी, अगर भारत अगर घुस के वहाँ पे अगर कुछ करता है तो भी ठीक नहीं है। तो अभी भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है कि भारत को क्या करना चाहिए यहाँ पे। वैसे शेख हसीना को तो अभी तो लौटाएंगे नहीं ये लोग, क्योंकि अगर अभी लौटा देते हैं तो शेख हसीना को मार दिया जाएगा। ठीक है, साथ में वहाँ पे हिंदू बहुत सारे रहते हैं, तो अगर कोई भी कदम शेख हसीना के बहुत ज़्यादा पक्ष में उठाइएगा ना, तो हिंदू पे वहाँ पे अटैक होने लगेंगे। तो 1,60,00,000 के आसपास हिंदू हैं, वो पलायन करेंगे भारत की तरफ। अब भारत की तरफ पलायन करेंगे तो भारत में इतनी बड़ी आबादी है, भारत में ही लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो 1,70,00,000 आएंगे तो वहाँ से कैसे उसको संभाला जाएगा।
तो भारत के सामने ये सिचुएशन है कि शेख हसीना को भी बचाना है और वहाँ पे हिंदुओं को भी, और देश स्टेबल है। अगर देश वो स्टेबल नहीं रहेगा ना तो बाहर ही एंटर करेंगे वहाँ पे। अमेरिका वहाँ पे एंटर करना चाह रहा है। खबर ये मिली है कि अमेरिका वहाँ पे एंटर करके वहाँ पे एक अपना मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा है, ठीक है। और मिलिट्री बेस इसीलिए बनाना चाह रहा है कि वहाँ पे टूट जाएगा तो मिलिट्री बेस से भारत पे कंट्रोल करना अमेरिका को आसान हो जाएगा, साथ में चाइना को। ये भी रीजन है। तो इसीलिए भारत के पास ये सब सिचुएशन है कि इनको बचाना है, हिंदुओं को बचाना है, अमेरिका वहाँ पे मत घुस जाए ताकि हम लोग के लिए खतरा हो जाए। तो भारत के पास अभी चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है ना, ये होते आया हुआ है। कुछ 10 वर्षों 12 वर्षों के लिए शांत रहा है, ठीक है। अभी हम लोग नए नए हैं तो हमें लग रहा होगा कि ये आज नया हुआ है। 1990 में देखा था ना, इरशाद को ही बताया था कि भगाया गया था। तो इसी तरह से शेख हसीना को भगाया गया है, ठीक है। अब वहाँ पे देखने लायक है ना कि इंतरी गवर्नमेंट जो बनी हुई है, अब इलेक्शन होगा तो कौन पार्टी आती है। खालिदा जिया अगर पार्टी में आती है तो तय बात मान के चलिए कि फिर भारत के लिए और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि वो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। फिर भारत से आपको आतंकवादी बांग्लादेश होते हुए बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अभी सिचुएशन अभी कंट्रोल में नहीं है। स्थिति पर नज़र बनाए रखे हैं भारत की क्या होता है। पहले तो सरकार तो बनने दो वहाँ पे, फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है नहीं होता है। तो ये पूरी बांग्लादेश की कहानी है, समझे। और आगे अपडेट हम देखते हैं, आगे अपडेट आपको हम बताएंगे। जैसे ही वहाँ पे नया गवर्नमेंट बनेगा फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तब भारत का अगला स्टेप क्या है। तब तक के लिए आप बने रहिए ऑप्टिक्स क्लास पे, ठीक है, इस न्यूज एनालिसिस में। आगे जो इस पर फर्दर अपडेट आएंगे, बांग्लादेश में गवर्नमेंट बनेगी तब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय, गुड नाइट।